नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे हाईलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये हिंदी का मॉक टेस्ट पेपर है और ये हम टेस्ट नंबर 5 को देख रहे हैं। इससे पहले 4 पेपर डिस्कस किए जा चुके हैं, वीडियोस उसके पड़े हुए हैं चैनल पे, आप देख लीजिएगा। जो पिछले टेस्ट हैं उन्हें क्रमवार तरीके से देखेंगे तो बहुत कुछ आपको नया जानने के लिए मिलेगा। और बीच से उठाकर कोई वीडियो देखना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें न समझ में आए, ठीक है। सीक्वेंस में यहाँ समझाया गया है। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ से विलोम शब्दों से आरंभ होता है। कुल मिलाकर 60 प्रश्न है। प्रारूप वही पुराना है लेकिन प्रश्न नए। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि कायरता मृत्यु से भी अधिक निकृष्ट वस्तु है। निश्चित रूप से है, कायर व्यक्ति अपने जीवन में बार बार मरता है, वो हिम्मत ही नहीं कर पाता। उसके अंदर पूरा सामर्थ्य होता है, उसका प्रारब्ध भी होता है बढ़िया कुछ पाने का, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं जुटती है कि वो उस चीज़ के लिए एक्शन ले, बड़ा कदम उठाए। और एक बहादुर अपने आत्मविश्वास की बदौलत और अपनी वीरता जो होती है उसके भरोसे बहुत कुछ कर जाता है, बहुत कुछ असंभव कर जाता है। तो वीरता एक वरदान है और कायरता एक अभिशाप है। कायर कभी नहीं बनना चाहिए। अगर आप जन्मजात भी कायर हैं तो भी उसको दूर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ कायरता के नीचे अंडरलाइन किया है, विलोम उसी का बताना है तो स्वाभाविक है कि इसका वीरता होगा। लेकिन इसमें वीरता की जगह पर दिया हुआ है दिलेरी, पौरुष्य, विक्रांति और सभी। तो सभी होगा इसका। इसमें जितने भी दिए हुए हैं ना सब वीरता के पर्यायवाची ही है, इसे अच्छे से देखिएगा। दिलेरी भी उसी को कहा जाता है, कहते हैं दिलेर मनुष्य है। पौरुष्य यानी पुरुषार्थ से ही जुड़ा हुआ है। और उसके बाद विक्रांति, विक्रम जो शब्द है ये वीरता से जुड़ा है, विक्रांति का भी वही तात्पर्य होता है। तो इसमें जितने हैं वो सभी सत्य हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखें दूसरे प्रश्न को। दयालु व्यक्ति सदैव लोक हितवादी और जननायक होते हैं। क्योंकि उनके अंदर दया का भाव होता है तो वो दूसरों का भला चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ दयालु शब्द जो है इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। लोक हितवादी का अच्छा मतलब क्या होता है? लोक हितवादी का मतलब है कि जो लोक का हित है यानी समाज का हित है उसका पक्ष लेने वाले, उसके पक्षधर। और जननायक यानी जनता के नेता। तो निश्चित रूप से अगर वो लोक हितवादी हैं यानी जनता का भला बुरा सोच रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, तो वो जननायक तो बनी जाएंगे। जैसे महात्मा गांधी, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको दयालु का विलोम बताना है। तो दयालु का क्या होगा? निर्दयी होगा, जिसके अंदर दया का कोई समावेश ना हो। अब इसमें दिया हुआ है ईश्वर, चीपक और निखट्टर, ये सभी होंगे, ठीक है। यहाँ जितने भी दिए हैं ये सभी निर्दयी के ही पर्यायवाची समानार्थी हैं और इसलिए हम घ वाले को चुनते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखें तीसरे नंबर के प्रश्न को। मैला कुचैला, मलिन या गंदा, ये शब्द जो है ना ये सब एक ही शब्द है, घुमा फिरा कर कहा गया है। तो इसके लिए आपको विलोम बताना है। उक्ष होगा। देखिए मैला कुचैला, मलिन या गंदा का क्या होगा? साफ सुथरा, यही विलोम होगा। लेकिन यहाँ पर देखें क्या दिया है, उक्ष दिया है, इद्ध दिया है, इद्ध लिखा हुआ है, ठीक है, और खालिस लिखा हुआ है। खालिस के नीचे मतलब ये ख बना है ना तो इसके नीचे से बिंदी है तो इसको खालिस पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसमें जोर लेके बोलेंगे। अब देखिए इसमें उक्ष, इद्ध और खालिस सभी होंगे। निश्चित रूप से इसमें जितने हैं वो सभी स्वच्छ के पर्यायवाची हैं, तो इसे हमने चुना, इसका घ वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, घ वाले को चुन लीजिए। चौथे नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से गलत की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर जोड़े वाले प्रश्न आए हैं, इसमें से जो गलत है उसको आपको पकड़ना है। तो इसमें कहा गया है जवामर्दी और बुजदिली। जवामर्दी का मतलब क्या होता है? वीरता का ये शाब्दिक पर्यायवाची है। जवामर्दी मतलब एक जमा मर्द है जो कि बहुत बहादुर है। सभी जमा मर्द जो है वो बहादुर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा गया है। और उसका हो गया बुजदिली। इसके बाद नीवानास का निश्चय दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए नीवानास का निश्चय दिया है। चतुर का माठू दिया है। अब ख और ग दोनों इसमें गलत दे रखे हैं, या कौन सा सही है बताइए? कुल मिलाकर आपको देखना क्या है, जो जोड़ा दिया है ना उसमें से गलत की पहचान करनी। तो एक साथ दो भी गलत हो सकते हैं। और चौथे नंबर का ये जो प्रश्न है इसका घ हो जाएगा, मतलब ख और ग दोनों गलत दिए हैं। असल में ये एक दूसरे के पर्यायवाची दे रखे हैं। चतुर को माठू भी कहा जाता है। जो चंट लोग होते हैं ना, मतलब कुटिल टाइप के चालाक होते हैं, उनको माठू भी बोलते हैं। ये गमारू शब्द हो गया। और नीवानास और निश्चय ये सब विनाश के ही पर्यायवाची है। तो यहाँ पर जो ख और ग है ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हो गए ना, तो ये गलत हो गया। एकमात्र जो ऊपर वाला विलोम है वही सही। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को देखिए। पृथुल, पृथुल ये शब्द है ना, इसके लिए विलोम आपको ढूंढना है। तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि पृथुल का मतलब क्या होता है। तो आप जानते हैं कि पृथुल का मतलब होता है विस्तीर्ण, फैला हुआ, बहुत विस्तृत जो चीज़ होती है उसको कहते हैं पृथुल।
तो अब यहाँ पर विस्तीर्ण का आपको अपोजिट यानी विलोम खोजना है, तो छोटा या सकरा या बहुत कम दायरे में जो हो तो लघु हो जाएगा। बाकी जितने आप देख रहे हैं ना, आदिनव, विराट और सर्वचारी, ये सभी पृथुल के पर्यायवाची हैं, कहीं ना कहीं समान अर्थ रखते हैं, लेकिन विलोम इसमें एकमात्र ख वाला है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। अपमानित ये शब्द जो है ना, अर्थ बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, आप भी जानते हैं। इसके लिए विलोम का आपको चुनाव करना है। तो आदृत्य हो जाएगा, आदरणीय हो जाएगा, वचस्य हो जाएगा। इस प्रकार से ये शब्द दे रखे हैं, बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। आदृत्य है, आदरणीय है, वचस्य है, और इसके बाद लिखा है सभी। तो इसमें अगर आप देखिए तो जितने हैं वो सभी आदरणीय, जैसे अपमानित व्यक्ति है यानी उसका अपमान किया गया है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, आदरणीय होगा। तो आदरणीय तो इसमें निश्चित रूप से होगा। आदृत्य का भी वही तात्पर्य होता है जिसका आदर किया गया हो, वचस्य का भी वही तात्पर्य होता है, तो इसमें घ वाले को हम चुनेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। तो न सिर्फ आप विलोम सीख रहे हैं बल्कि उसके साथ ढेरों पर्यायवाची भी आपको जानने के लिए मिल रहे हैं। अपना शब्द भंडार बढ़ाइए, इससे आपकी भाषा पर पकड़ मजबूत होगी। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर जो 7वां प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि लब्ध नाम, ध्यान से देखिएगा, लब्ध नाम वहित और ईढ़, ये ईढ़ है। अब यहाँ देखें इसको लिखने का तरीका, जो बड़ी ई है उसमें यहाँ पर मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ बिंदु लगा है, इसको ईढ़ पढ़ेंगे, ठीक, थोड़ा नाक में लेकर पढ़ेंगे ऐसे। अब बताइए कि ये सब जो शब्द हैं समानार्थी हैं, तो इसका विलोम क्या होगा। मतलब इनका अर्थ एक ही है, लब्ध नाम वहित और ईढ़ का एक ही अर्थ होता है, इसका आपको विलोम ढूंढना है। तो इसमें दिया हुआ है अनरन, देखिए अनरन लिखा हुआ है, इसके बाद निधनन लिखा हुआ है, बेइज्जत लिखा हुआ है और सभी लिखा है। अभी आपने पीछे आदरणीय और अपमानित देखा ना, ठीक वैसे ही है, वही समान अर्थ यहाँ भी है। लब्ध नाम, लब्ध नाम का मतलब क्या होता है, जिसकी कि लब्धि, जिसका नाम जो है वो चारों ओर फैला हुआ हो, कीर्ति और यश से तात्पर्य है, तो ये आदरणीय का ही एक समानार्थी है। वहित भी उसी को कहा जाता है और ईढ़ भी उसी को कहा जाता है, जो बहुत मान सम्मान रुतबे वाला होता है। तो इसका अपोजिट होगा जो अपमानित हो, बेइज्जत हो, किसी आदर का पात्र न हो। तो अनरन भी उसी से समान अर्थ रखता है, मतलब इसका भी तात्पर्य होता है अपमानित। निदरन मतलब जिसका कि आदर न किया गया हो, अनादर किया गया हो, वो वाला। और बेइज्जत तो होगा ही, तो इसमें घ वाला हो जाएगा सभी। इसके बाद आगे चलते हैं, 8वें नंबर के प्रश्न को देखें। धूप, धूप को आतप भी कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पर इसका विलोम आपको बताना है। तो धूप का छांव होता है, सिंपल है, लेकिन यहाँ देखें जीन लिखा है, खपुआ लिखा है और साया लिखा है। तो साया आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि मेरा साया साथ साथ होगा, मतलब ये गजल वाली बात हो गई, लेकिन साया मतलब छाया या परछाई होता है, ठीक है। तो ये तो विलोम हो सकता है, लेकिन इसमें घ का भी विकल्प है, यानी सभी सत्य हो सकते हैं। तो जरा सारे विकल्पों को देखिए और बताइए। धूप का आपको अपोजिट खोजना है, प्रश्न संख्या 8, और इसका घ हो जाएगा। ये जितने आप देख रहे हैं ना, ये अलग अलग भाषाओं में धूप के ही विलोम है, यानी छाँव को कहा जाता है। छाँव को जीन भी कहा जाता है, जीन नहीं है, ऐसे अगर लिख देंगे ना तो ये घोड़े के पीठ पर रखने वाला जो बिछौना होता है उसको कहते हैं जीन। अभी इसमें यहाँ नीचे एक बिंदी लगा दीजिएगा तो ये जीन हो जाएगा, जीन पढ़ेंगे। अब ये जो जीन है ये छाया का पर्यायवाची हो जाएगा। खपुआ भी उसी को कहा जाता है और साया भी कहा जाता है, तो घ वाला हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ 9वें नंबर के प्रश्न को देखें। एक चीज़ और है कि शुद्ध हिंदी को लिखने या जानने के लिए आपको उच्चारण पहले शुद्ध करना होगा। उच्चारण अगर आप सही करेंगे तो गलतियाँ आपसे नहीं होंगी, इसकी गारंटी। उच्चारण हम लोग गलत करते हैं, जहाँ हम शब्दों को गलत तरीके से बोलते हैं वही लिख देते हैं, तो गलत हो जाता है। अब देखिए इसमें असत्य युग्म का आपको चयन करना है। तो लिखा हुआ है वयस और हयात, ठीक है। ये विलोम युग्म ही है, मतलब एक तरफ शब्द दिया है, दूसरी तरफ उसका विलोम दिया है। तो वयस और हयात दिया है, निराशा और अनुवेक्षा दिया है, ध्यान से देखें। प्रेम और कीना लिखा हुआ है, सत्य और मृषा लिखा है। बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 9, तो देखिए वयस और हयात ये दोनों शब्द जो है ना, ये आपस में समानार्थी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ विलोम युग्म के तौर पे नहीं देखे जा सकते। बाकी जितने हैं वो सभी सही है। निराशा का अन्वेक्षा होता है, मतलब अपेक्षा या आशा से तात्पर्य है यहाँ पर। और प्रेम का कीना होता है, कीना घृणा को कहा जाता है। और सत्य का मृषा होता है, जैसे वृथा और मिथ्या होता है ना, वैसे ही झूठ को मृषा भी कहा जाता है, ये वाला है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसका क वाला हो गया। 10वें और अंतिम विलोम के प्रश्न को देखें तो अपसव्य लिखा है, मुखलिफ लिखा है, अवितत लिखा है, प्रतीप लिखा है, ठीक है। अब ये जितने भी शब्द हैं ये आपस में समान अर्थ रखते हैं, अर्थात पर्यायवाची है। अब इसका आपको विलोम ढूंढना है, तो अनुकूल हो जाएगा, संगत हो जाएगा, मुआफिक हो जाएगा या सभी हो जाएगा। प्रतीप का मतलब आपने पिछले टेस्ट में देखा था, उल्टा होता है। जैसे लोम और विलोम था ना, वैसे ही प्रतीप भी उसमें घुसा हुआ था। तो प्रतीप का मतलब उल्टा होता है। और ये जितने भी शब्द हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपसव्य का भी मतलब होता है उल्टा या विपरीत, जिसे आप कह सकते हैं। मुखलिफ का भी वही तात्पर्य है, विपरीत या उल्टा। और अवितत का भी तात्पर्य है औंधा या उल्टा, जो कि सीधा ना हो। अब इसका विलोम आप ढूंढेंगे तो सीधा या अनुकूल हो जाएगा। अनुकूल का भी मतलब वही होता है, जो आपके पक्ष में हो, अर्थात सीधा हो। जो आपके पक्ष में होता है उसको आप सीधा कहते हैं।
तो अनुकूल हो गया, संगत हो गया, मुआफिक हो गया, ये सभी होंगे यहाँ पर इसके विलोम। इसके बाद अब यहाँ तक विलोम शब्दों को देखने के बाद यहाँ से शुद्ध अशुद्ध युग्मों का जो पूरा चयन है या क्रम है वो आरंभ होता है, अर्थात हम वर्तनी शुद्धि को देखने वाले हैं। तो यहाँ लिखा है छह, मतलब छ लिखा है, उसके आगे ऐसे 2 बिंदी लगी है, और यहाँ लिखा है छह, मतलब जो अह की मात्रा थी उसको हमने लिख दिया। अब बताइए कि यहाँ जो अशुद्ध युग्म है वो इधर आप देखेंगे और शुद्ध वाला जो है वो इधर वाले में देखेंगे, अर्थात छह जो है वो शुद्ध है और जो छह लिखा है मतलब 2 बिंदी लगा दिया है वो गलत है, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके बाद यथेष्ट, यहाँ आप देख रहे हैं यथेष्ट, यथेष्ट लिखा है और यथेष्ट लिखा है। विद्वान लिखा है, अब यहाँ विद्वान में न के नीचे हलंत लगा हुआ है और यहाँ पर नहीं लगा है, ये इसमें अंतर है। और घ में कहा है कि कोई भी गलत नहीं है, अगर इसको आप चुनेंगे ना तो इसका मतलब है कि सब सही है। अब बताइए, तो ये जो 11वां प्रश्न है इसका विद्वान वाला गलत लिखा है, वो उल्टा कर दिया है, बाकी सब तो इसमें सही है। ठीक, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। यथेष्ट होता है, यथेष्ट नहीं होता है, और छह ऐसे नहीं लिखा जाता, भले ही प्रचलन में हो लेकिन छह लिखा जाता है, मतलब ह पूरा लिखते हैं। यहाँ विद्वान ये वाला जो है वो इधर होना चाहिए था, न में हलंत होता है, और ये वाला जो विद्वान है वो इस साइड में होना चाहिए था। इसके बाद आगे चलते हैं, तो हमने ग को चुन लिया। प्रश्न संख्या 12 को देखें, यहाँ पर एक वाक्य दिया है और पूछा ये जा रहा है कि इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है, कौन सा जो शब्द है वो गलत लिखा गया है। इसमें सिर्फ शब्द जो शब्दगत अशुद्धियाँ हैं उसी को देखिएगा, वाक्य की संरचना पर ध्यान नहीं देना है। ठीक, जो पूछा जाए सिर्फ उतना ही सोचना है, उससे बाहर अगर सोचेंगे तो प्रश्न गलत होगा। इस प्रपंच में मानस को कोई उत्तरदायित्व नहीं है, इस प्रपंच में मानस को कोई उत्तरदायित्व नहीं है। वाक्य गलत है ये देखकर मालूम हो रहा है, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है, पहले ही देखकर मालूम हो रहा है। यहाँ पर मानस का होना चाहिए जबकि को लिखा है, तो उसको जाने देते हैं। यहाँ चूंकि हमें शब्द ढूंढना था, तो प्रपंच गलत लिखा है, उत्तरदायित्व गलत लिखा है, या फिर दोनों गलत लिखे हैं, या कोई भी इसमें से गलत नहीं है, बताइए। तो इसे अगर आप देखें तो इसका जो राइट आंसर है 12वें का, वो इसमें उत्तरदायित्व हो जाएगा। उत्तरदायित्व ऐसे नहीं लिखा जाता है, वहाँ जो त आपने लगाया ना उसके ऊपर ऐसे रहता है, मतलब एक आधा त और रहता है, वो यहाँ गलत लिखा है। तो ये वर्तनी शब्द की गलत है, बाकी जितने हैं वो सही है। प्रपंच ठीक ठाक लिखा हुआ है, हालांकि कहीं कहीं आप ऐसे भी लिखा हुआ देखते हैं, प्र प और उसके बाद ये इया रहती है और च रहता है। पुराने जो ढंग की वर्णमाला या वर्तनी होती है उसमें आप देखते हैं, लेकिन अभी ये भी परफेक्ट है, प्रपंच इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, और मानस जो शब्द है वो भी ठीक ठाक लिखा है, केवल उत्तरदायित्व में यहाँ पे आधा त और होना चाहिए था, जो कि लगेगा। तो हमने ख को चुन लिया है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 को देखें। यहाँ पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी गलत है। कोई एक शब्द जो है वो अपनी गलत वर्तनी के साथ इसमें काम कर रहा है, और कोई नहीं का भी विकल्प है तो आप चुन लेंगे, तो फिर कोई गलत नहीं होगा। अंत्येष्टि लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय लिखा है और अनुसरण लिखा है। इन शब्दों का उम्मीद है कि आप अर्थ जानते होंगे। अंत्येष्टि मतलब क्या होता है? अंतिम संस्कार, जो अंतिम क्रियाकर्म होता है मृत्यु के बाद, उसको कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यानी देश विदेश से संबंधित, और अनुसरण का मतलब होता है किसी चीज़ का अनुकरण करना, उसे फॉलो करना। लेकिन इसमें यह दिया है कि कोई नहीं का विकल्प। अब बताइए, वर्तनी जिसकी गलत हो वो आपको चुनना है। तो 13वां प्रश्न, और इसका जो राइट आंसर है वो अंतर्राष्ट्रीय जो इसमें लिखा है ना वो गलत है। अंतर्राष्ट्रीय ऐसे नहीं लिखा जाता है, बाकी जितने भी शब्द हैं वो तो सही है। अब प्रश्न ये है कि इसमें गलत क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो बिंदी लगा दिया है ना, ये ऐसे लिखा जाएगा, मतलब अ लिखेंगे, आधा न लिखेंगे, उसके बाद ये जो तरीका है वो इस प्रकार से, ये बिंदी यहाँ नहीं लगेगी, बिंदी लगाकर गलत कर दिया है, वही एकमात्र इसमें गलत वर्तनी वाला है, बाकी सभी सही। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 को देखिए। निम्नलिखित में से गलत युग्म का आपको चयन करना है। तो इति पूर्व लिखा है और उसके आगे लिखा है इति पूर्व, अर्थात इसमें जो शुद्ध युग्म है वो इस साइड में शुद्ध अशुद्ध युग्म बनाया है। मनोकामना नहीं होता है बल्कि मनः कामना होता है, ऐसा इसमें लिखा गया, मतलब इधर साइड में शुद्ध लिखा है। अत्योक्ति नहीं होता है बल्कि अत्युक्ति होता है, और घ में कहा है कि कुछ भी गलत नहीं है। तो जरा देख कर बताइए इसमें गलती कहाँ पर है। और प्रश्न संख्या जो 14 है ना, इसमें अगर आप देखें तो पहला वाला ही गलत है। इति ही पूर्व नहीं होता है, इति पूर्व ही होता है। ठीक, इति पूर्व जो शब्द है ये सही है, हर जगह ये दो बिंदु नहीं काम करता है। कहीं कहीं लगता है, जैसे आप देखें मनोकामना, मनोकामना नहीं होता है बल्कि मनः कामना होता है, तो वहां पर लगेगा, या इस प्रकार के जो संधि वाले शब्द हैं उसमें लगेगा। लेकिन इति पूर्व में यहाँ जो बिंदियां हैं उसको लगाने की जरूरत नहीं थी, क वाला हमारा हो जाएगा गलत। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 15, इसमें कहा गया कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, कहावत है, मुहावरा है, तो लोकोक्ति आप कह सकते हैं, जिसके पास बल रहता है उसी के पक्ष में सब कुछ होता है। तो ये कहावत यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कथा चरितार्थ हो गई। ध्यान से इस वाक्य को देखिएगा। अब उपरोक्त वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है? वाक्य गलत तो है ही है, ये देखकर मालूम हो रहा है
किस तरह की त्रुटि है आप बताइए। ये लिंग संबंधी गड़बड़ी है, यानी गलत लिंग का पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग की जगह पे पुल्लिंग लगा दिया गया है, या कारक वाला दोष है जो का के की वाला जो दोष होता है वो वाला है, या संज्ञा संबंधी यहाँ अशुद्धियां हैं, या वाक्य एकदम ठीक है सब लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, बताइए। तो ये जो 15वां प्रश्न है ना, इसमें अगर आप देखिए तो जो संज्ञा संबंधी गड़बड़ी है वो दिखाई देती है। कथा शब्द क्या है, ये संज्ञा है, और यहाँ होना क्या चाहिए, यहाँ होना चाहिए लोकोक्ति या कहावत। तो एक संज्ञा जो कि यहाँ पर होनी चाहिए थी उसको हटा के हमने दूसरी एक अनावश्यक संज्ञा या बेकार संज्ञा यहाँ पर इस्तेमाल की है। ये कोई कहानी तो है नहीं, ये तो कहावत है, तो इसलिए इसमें संज्ञा संबंधी गड़बड़ी है और इसका जो ग वाला उत्तर है वो सही। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 को देखिए। 16वें में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में लिंग संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य तलाशिए। मतलब यहाँ लिंग की गड़बड़ी है, तो वाक्य वो पहले पढ़ लीजिए। वे विविध विषय से परिचित हैं। ठीक, इसके बाद वाक्य गलत है या नहीं ये आपको नहीं बताना है। हो सकता है कि एक से ज़्यादा वाक्य इसमें गलत हो, लेकिन जहाँ लिंग वाली गड़बड़ी है ना वो आपको चुनना है। तो वे विविध विषय से परिचित हैं, इस समस्या की औषधि उसके पास है, इस समस्या की औषधि उसके पास है। रामायण का टीका भी अत्यंत लोकप्रिय है। टीका मतलब टिप्पणी, जो कमेंट्री कही जाती है, कमेंट लिखते हैं ना, मतलब उस पर अपनी राय देते हैं, तो उसको कहा जाता है। तो रामायण का टीका भी अत्यंत लोकप्रिय है, सबों ने यह राय दी। आप बताइए कि इसमें से लिंग संबंधी गड़बड़ी कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 16। और बाकी जितने भी वाक्य हैं गलत तो सब में कुछ ना कुछ है, मतलब गड़बड़ियां हैं, लेकिन इसमें रामायण का टीका भी अत्यंत लोकप्रिय है। असल में यहाँ पर रामायण जो शब्द है ना उसके आधार पे हम का के की का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके आगे वाला जो शब्द है टीका, वो क्या है, वो संज्ञा है लेकिन स्त्रीलिंग है। तो ऐसी कंडीशन में स्त्रीलिंग के हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए था की। तो रामायण की टीका भी अत्यंत लोकप्रिय है। यहाँ पर लिंग संबंधी गड़बड़ी कहाँ मिली, ग वाले में मिली, बाकी जो है उनमें अन्य प्रकार की गड़बड़ियाँ। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 को देखें। जो खोएगा वह सोएगा, माफ कीजिएगा, जो सोएगा वह खोएगा। मतलब जो सो गया अर्थात आलस कर गया उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो खो देगा सब कुछ, ऐसा कहा गया। अब इसमें ये बताना ही आपको है कि वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो वाक्य को पहले ध्यान से देखिए, ये कहावत ही है, जो सोएगा वह खोएगा, ऐसा कहा गया है ना। इसमें किस प्रकार की गड़बड़ी, और इसमें अगर देखा जाए ध्यान से, पहले इसे एक बार नजर डाल लीजिए इस पे। जो कहावत है मूल रूप में उसी अवस्था में देखिएगा, इसमें सर्वनाम की गलती है। मतलब सर्वनाम संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो दिखाई देती हैं। विशेषण का कोई इसमें रोल नहीं है, न संज्ञा की कोई गड़बड़ी है। देखिए यहाँ पर जो और वह नाम के सर्वनाम इस्तेमाल किए गए ना। अब सर्वनाम संबंधी गड़बड़ी है तो जहाँ सर्वनाम है उसी को ध्यान दीजिएगा। जो भी सर्वनाम है और वह भी सर्वनाम है। यहाँ पर देखिए वह की जगह पर क्या होना चाहिए था, सो होना चाहिए था। जो के साथ सो का यहाँ मैच है। जो सोएगा सो खोएगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से है। अब इसमें सार्वनामिक अशुद्धि को आप मिला लीजिए। प्रश्न संख्या 18 में चलते हैं। शनय उसको सफलता मिलने लगी, ये वाक्य देख रहे हैं, शनय उसको सफलता मिलने लगी तथा सारे देश भर में अकाल है। ये दो वाक्य हैं, दोनों गलत हैं, वो देखकर मालूम हो रहा है। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें किस प्रकार की गड़बड़ी है। ये संज्ञा संबंधी गड़बड़ी है, लिंग या कारक संबंधी गड़बड़ी है, या अव्यय का दोष इसमें पैदा हो गया है। अव्यय शब्द किस प्रकार के होते हैं वो आपने पिछले टेस्ट में देखा था, या लकार ही इसमें गलत लगा हुआ है, देखकर बताइए। और प्रश्न संख्या 18, इसका जो राइट आंसर है वो ग हो जाएगा। यहाँ लकार या संज्ञा संबंधी गड़बड़ियां नहीं है, बल्कि जो अव्यय है उसी का दोष है। शनय शनय उसको सफलता मिलने लगी, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और सारे देश भर में अकाल है। अब यहाँ जो भर लगा दिया गया है ना, वो लगाने की आवश्यकता नहीं थी। सारे और भर की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। देश में अकाल है इतना आपने बता दिया तो मालूम हो जाएगा कि पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ है, ऐसा। या पूरे देश में अकाल है, यहाँ सारे शब्द जो है वो अनावश्यक है। ठीक, तो यहाँ अव्यय की त्रुटि है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो तो ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ से देखिए 19वां। और 19वें में कहा गया, दर हकीकत में वह बहुत घाघ है। दर हकीकत में वह बहुत घाघ है। घाघ मतलब जो घुइसाह लोग होते हैं, गंभीर मतलब गूढ़ होते हैं, उनका मन की थाह लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बात है। और वास्तविकता, दर हकीकत का मतलब क्या होता है, वास्तविकता। अब यहाँ कहा गया, देखिए ये तो एक वाक्य हो गया, तथा आपका भवदीय। ठीक, अब इन दो वाक्यों में किस प्रकार का दोष है। दोनों वाक्य जो है वो ठीक नहीं है, बोलचाल में हो सकता है कि हम लोग इस्तेमाल करते हो, लेकिन इनमें दोष है। कैसा दोष? ये द्विरुक्ति दोष है, अव्यय दोष है, पुनरुक्ति दोष है, या कारक दोष है। ये द्विरुक्ति और पुनरुक्ति क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। द्विरुक्ति का मतलब है कि एक ही जैसे अर्थ रखने वाले दो शब्दों को हम एक साथ इस्तेमाल कर देते हैं, मतलब एक ही की जरूरत थी हमने दो लगा दिए। या एक ही शब्द को हम बार बार यूज कर लेते हैं तो पुनरुक्ति दोष पैदा हो जाता है, मतलब अनावश्यक तौर पर। तो आप बताएं। और 19वां जो आप देख रहे हैं ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा क वाला, द्विरुक्ति दोष है। दर हकीकत में, दर शब्द जो है ये इसमें अनावश्यक है। आप हकीकत लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा, दर लगाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ना तो कोई शब्द से बनेगा।
ठीक, तो हकीकत में वह बहुत घाघ है। ये द्विरुक्ति का दोष यहाँ पर है। और आपका भवदीय, भवदीय में आपका शब्द अपने आप ही समावेशित हो जाएगा, आपका विश्वास पात्र उसका मतलब ही होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका अलग से लगाने का कोई मतलब नहीं था, तो ये 2 बार आपने इस्तेमाल कर दिया, तो द्विरुक्ति दोष इसमें पैदा हो गया। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें, 20वें को, जो अंतिम है वर्तनी वाला। माली जल से पौधों को सींच रहा था। माली जल से पौधों को सींच रहा था, तो बात तो ठीक है, लेकिन इसको लिखने का तरीका ये नहीं होना चाहिए। इसमें वाक्य में गड़बड़ी है, वो आप देख रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि किस तरह की गड़बड़ी है। वाक्य को सही नहीं करना है, सही आप करेंगे, लेकिन इसमें बताना ये है कि गड़बड़ी कैसी है। ये अधिपदक जो पदत्व दोष है उसको यहाँ देखा जा सकता है, मतलब अधिक पद का इस्तेमाल कर दिया गया है कुल मिलाकर। पुनरुक्ति का प्रकार मतलब पुनरुक्ति दोष है जो आपने पीछे देखा था। शब्द ज्ञान में यहाँ डिस्टर्बेंस है, या विभक्ति की जो यहाँ प्रयोग किया गया है या उदाहरण दिया गया है वो गड़बड़ है। बताइए कि इसमें क्या है, मतलब गड़बड़ी कहाँ पर है। तो 20वां जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसका क हो जाएगा। अधिक पदत्व का जो दोष है वो यहाँ पर दिखाई देता है, मतलब अधिक पदों का हमने ये जो वाक्य है इसमें इस्तेमाल कर दिया है। माली जल से पौधों को सींच रहा था। अब इसमें जो 2 पद है ना वो बेकार है, उनको आप बाहर भी कर दें तो वाक्य जो है वो खराब नहीं होगा, बल्कि और अच्छा हो जाएगा। माली पौधों को सींच रहा था, सींचेगा तो वो पेट्रोल तो डालेगा नहीं उस पर, वो पानी से ही सींचेगा, नहीं तो कॉमन सेंस की बात है। तो इसमें निश्चित रूप से माली पौधों को सींच रहा था ये होना चाहिए था। अधिक पदत्व का जो दोष है वो दिखाई देता है, मतलब अधिक पदों को हमने इसमें यूज़ किया है। इसके बाद अब देखिए यहाँ तक 20वें तक हमने वर्तनी वाले प्रश्नों को देखा है। इसके बाद अब 21वें से आरंभ होता है विशेषण और विशेष्य, और इसमें आप जानते हैं क्या होता है, आपको गिनने पड़ते हैं विशेषण और विशेष्य कितने हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं वो प्रायः विशेषण या जो विशेष्य वाली कैटेगरी है उसमें आते हैं, मतलब संज्ञा और सर्वनाम पदों को हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। और जो उसकी विशेषता बताएं वो विशेषण हो जाते हैं। कुछ उसमें क्रियापद होते हैं, कुछ कारक पद होते हैं, कुछ अव्यय होते हैं, तो उनको नज़रअंदाज करना होता है। अब यहाँ पर एक पद्य दिया हुआ है, पद्य में कुछ इस प्रकार से कहा गया है। सजी हुई है मेरी सेना पर सेनापति सोता है, उसे जगाऊंगा विलंब अब महासमर में होता है। मतलब सेना सज चुकी है, सब कुछ तैयार है, हथियार एकदम मजे हुए हैं और शत्रु सामने खड़ा है, लेकिन सेनापति सो रहा है। अब यहाँ सेनापति सो नहीं सकता है, वो मौत की नींद में सो गया है। तो जो कवि है वो उसको जगाने का प्रयास कर रहा है ताकि वो सेनापति फिर से जागृत होकर जो सेना है उसका नेतृत्व करे। तो ये भावना यहाँ पर है, वास्तविकता से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब आपको ये बताना है कि ये जो पंक्ति है इसमें कितने विशेष्य हैं, विशेष्य पद यानी संज्ञा और सर्वनाम आपको इसमें से बटोर कर गिनने। तो आइए देखते हैं इसमें कितने विशेष्य हो सकते हैं और कौन कौन से विशेषण या अन्य चीज़ें। यहाँ पहले शुरुआत होती है सजी हुई है, तो सजी हुई क्या है, ये क्रिया है, सजाया गया है, मतलब उसमें वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। मेरी सेना, मेरी ये सर्वनाम शब्द है तो एक विशेष्य आपको मिल गया। इसके बाद सेना, सेना क्या है, ये संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, तो ये दूसरा विशेषण मिल गया, माफ कीजिएगा दूसरा विशेष्य मिल गया। मेरी और सेना यहाँ क्या है, विशेष्य है, क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम है। इसके बाद यहाँ लिखा है पर, तो पर यहाँ अव्यय शब्द है, तो अव्यय को हमें नज़रअंदाज करना है। सेनापति, सेनापति ये पुल्लिंग है और संज्ञा है, तो विशेष्य हो जाएगा, 3 विशेष्य हो गए। इसको गोला बना लीजिए ताकि आपको दिखाई दे। मेरी सेना ये दोनों विशेष्य हुए, सेनापति आपका विशेष्य हो गया, पर जो है वो अव्यय है तो उसको जाने देते हैं। सोता है जो यहाँ दिया है ना वो क्रिया है, तो उसको भी जाने देते हैं, क्रिया तो हमें चाहिए नहीं, हमें विशेष्य चाहिए। उसे जगाऊंगा विलंब अब महासमर में होता है, तो उसे, अब ये जो उसे शब्द है ये क्या है, ये भी सर्वनाम है तो ये भी विशेष्य हो जाएगा। जगाऊंगा ये क्रिया हो जाएगी तो इसको जाने देते हैं। विलंब, विलंब क्या है बताइए, ये विशेषण है या विशेष्य, तो ये संज्ञा है और पुल्लिंग है, तो यहाँ आप देखें इसको हम चुन लेते हैं। और अब जो है वो क्रिया विशेषण है, विशेषण हमें चाहिए ही नहीं। महासमर, महासमर या समर जो भी लिखा रहे, महासमर का मतलब महायुद्ध से तात्पर्य है, तो वो संज्ञा है, विशेष्य है, उसको भी आप गोला बना लीजिए। और होता है क्रिया है, तो अब गिन लीजिए इसमें कितने विशेष्य हैं। मेरी सेना 2 हुए, सेनापति 3 हुआ, उसे 4 हुआ, विलंब 5 हुआ और महासमर 6 हुआ। अब इसमें देखें 6 कहीं विकल्प दिया है, नहीं दिया है, 6 कुल मिलाकर विशेष्य होते हैं, तो इसका घ वाला चुन लीजिए, कोई नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 22 को देखिए। प्रश्न संख्या 22 ये दिनकर जी की काव्य पंक्तियां हैं और इसमें लिखा गया है, गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं, शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। मतलब जब वीरता की आवश्यकता है या बहादुरी दिखाने का समय है तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये शांति का उपदेश दे रहे हैं और लोगों को तकली गढ़ना सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो अहिंसावादी गतिविधियाँ थी उससे दिनकर जी एकदम तंग आ गए थे और आक्रामक नीति का पक्ष ले रहे थे। हालांकि वो खुद कांग्रेसी थे, लेकिन उस समय के नेताओं की जो नीतियाँ थी उससे वो असंतुष्ट हो जाते हैं। उनका ऐसा मानना था कि जो बाहरी शत्रु इतना खड़े हो गए हैं, तत्पर हो गए हैं, उनका सामना करने के लिए हमें उन्हीं के समान व्यवहार करना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने अपनी परशुराम की प्रतीक्षा नाम की जो कविता है उसमें इसको लिखा था।
अब इसमें आपको ये देखना है कि विशेषण कितने। ठीक है, तो आइए देखते हैं। त्रिपिटक निकाय का मतलब यहाँ बौद्ध धर्म से है, तो बौद्ध धर्म अहिंसावादी है। आप जानते हैं हिंसा का उसमें कोई स्थान नहीं है, तो अब अहिंसा का समय नहीं है, ये इनका कहना है। अब हिंसक होने का समय है, क्योंकि वो समय की मांग है, और अगर हम नहीं करते हैं तो हम अपना अस्तित्व बचा नहीं पाएंगे। तो 22वें प्रश्न में गिनिए, देखिए गीता शब्द जो है वो एक नाम है, मतलब संज्ञा है, तो ये विशेष्य हो गया, इसको छोड़ देते हैं, हमें विशेषण चाहिए। इसके बाद त्रिपिटक जो है वो भी संज्ञा है, निकाय जो है वो भी संज्ञा है। त्रिपिटक निकाय ये एक साथ नहीं है, बल्कि ये शब्द युग्म के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद पढ़ते हैं, ये क्रिया है, यहाँ कुछ काम का नहीं है, सब विशेष्य और क्रिया के तौर पे है। तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं, तो तलवार क्या है, ये संज्ञा है, विशेष्य है, ये भी काम से गया। इसके बाद गलाकर, गलाना जो है ये क्रिया है, किसी चीज़ को आप पिघला रहे हैं, तो ये क्रिया हो गई, ये भी काम की नहीं है। जो है वो सर्वनाम है, तो भाई ये भी विशेषण नहीं होगा, विशेष्य होगा। तकली, तकली जो है वो स्त्रीलिंग है और संज्ञा है। तकली का मतलब क्या होता है, जो चरखे में धागा लपेटने के लिए रील होती है या बॉबिन होती है, उसको कहा जाता है तकली, लंबी होती है। और गढ़ते हैं, ये भी क्रिया हो गई, मतलब यहाँ कुछ काम का नहीं है। इसके बाद नीचे चलते हैं, अब यहाँ से देखिए काम का है शीतल। शीतल क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है, तो पहला विशेषण आपको मिला, ये पहला मिल गया। शीतल करते हैं, अब करते हैं क्रिया है। अनल प्रबुद्ध प्रजा का, अनल शब्द का मतलब क्या होता है, ये आग का पर्यायवाची है, तो ये विशेष्य हो जाएगा, ये काम का नहीं है। प्रबुद्ध प्रजा का, प्रबुद्ध जो शब्द है ना, ये आपका विशेषण है। प्रबुद्ध जो शब्द है ये बुद्धि से बना हुआ विशेषण है, और इसे हमने चुना, तो 2 विशेषण मिल गए। प्रजा जो शब्द यहाँ आप देख रहे हैं ना, तो प्रजा संज्ञा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का, शेर जो है वो यहाँ संज्ञा शब्द है, सिखलाना ये क्रिया है। ठीक, बाकी बीच में कारक वगैरह हैं तो उनको जाने देते हैं, वो गिनने की जरूरत नहीं। धर्म अजा का, धर्म वैसे अगर किसी और शब्द के साथ मिलाकर युग्म बनाकर तैयार किया जाए, मतलब इसको कोई नया शब्द गढ़ा जाए, तो वो विशेषण हो सकता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से ये विशेष्य है, यानी संज्ञा है, वो भी पुल्लिंग है। और अजा, अजा मतलब क्या होता है, तो अजा के बहुतेरे अर्थ होते हैं, यहाँ बकरी से तात्पर्य है। अजा के कई सारे अर्थ होते हैं, देवी दुर्गा का भी ये पर्यायवाची है। और अजा ये मूल्यवान वस्तु को भी कहा जाता है, या जो जन्म न लिया हो, मतलब माता के गर्भ से न पैदा हुआ हो, बल्कि दैवी उत्पत्ति से जन्मा हो, उसको अजा कहा जाता है। तो देवी दुर्गा को इसीलिए अजा कहा जाता है, क्योंकि वो किसी के गर्भ से नहीं पैदा हुई थी, बल्कि देवताओं ने उन्हें एक तेज पुंज के रूप में पैदा किया था। तो ये चीज़ है। अब इसमें आप धर्म और अजा में चलेंगे तो वो दोनों विशेषण हैं, किसी काम के नहीं है। कुल मिलाकर इसमें कितने विशेषण हैं बताइए। ये तो वही बात हो गई, गब्बर सिंह जो है वो पूछ रहा है कि कितने आदमी थे, तो यहाँ पर बताइए कितने होंगे। और इसमें 2 ही विशेषण है, कुल मिलाकर 2 विशेषण है, और यहाँ 2 का विकल्प कहीं नहीं है, तो घ वाले को चुन लीजिए बिना खटके। ठीक, 2 इसमें विशेषण है टोटल। कौन कौन से, तो आपने देखा प्रबुद्ध और शीतल, बस। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 23 को देखिए। अच्छा समय, चमकता तारा, ये 2 शब्द युग में है, अच्छा समय और चमकता तारा। दोनों में विशेषण कौन सा है, मतलब किस प्रकार का विशेषण है वो आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि गिनते बने तो गिनिए, नापते बने तो नाप लीजिए। अगर ये दोनों नहीं काम कर रहा है तो जितने और आएंगे वो सब गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे, क्योंकि इसकी फैमिली बहुत बड़ी है। तो इसमें दिया हुआ है गुणवाचक, अव्ययी, संज्ञेय और परिधि सूचक। कुछ इसमें से नाम गढ़े गए, वो विशेषण होते नहीं है। अब बताइए इसमें से कौन सा होगा। ये जो 23वां है ना, इसमें गुणवाचक हो जाएगा बिना सोचे समझे। अगर आप नियम जानते हैं ना तो उसमें आप नियम पर चलिए, विकल्पों पर मत जाइए, तो गुणवाचक विशेषण ये निश्चित रूप से होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। ये असल में समय का गुण बता रहा है ना, अच्छा समय, मतलब समय कैसा है, वो अच्छा है, उसका गुण जो है वो अच्छा है, और तारा जो है वो चमक रहा है, तो ये गुणों का बखान कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 को देखिए। भयंकर युद्ध में हजारों सैनिक धराशायी हो गए, मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए, शहीद हो गए। अब इसमें आपको ये देखना है कि कौन कौन से विशेषण इसमें इस्तेमाल हुए हैं। विशेषण गिनने नहीं है, बल्कि उनकी वैरायटी बतानी। तो भयंकर युद्ध में हजारों सैनिक धराशायी हो गए। भयंकर जो शब्द है ये क्या है, किसी चीज की भीषणता को दर्शा रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है निश्चित रूप से। यहाँ पहले विशेषण कितने हैं वो आप अलग कर लेंगे ना तो काम बन जाएगा। भयंकर जो है वो एक विशेषण हो गया, हजारों जो है वो दूसरा विशेषण हो गया। ठीक, अब इसमें आपको देखना है, तो देखिए इसमें बताइए, भयंकर जो है वो गुणवाचक विशेषण है, और हजारों क्या हो जाएगा, ये संख्या बता रहा है ना, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो निश्चित संख्यावाचक है कि अनिश्चित संख्यावाचक है, तो हजारों जो शब्द है वो संख्यावाचक हो गया। अब इसमें देखिए ये वैरायटी दे दिया है, अनिश्चित संख्यावाचक और विधेय विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक और गुणवाचक फिर से इस्तेमाल हो गया है। तो आप बताएं इसमें से होगा क्या। और जो 24वां है ना, इसका ग हो जाएगा। देखिए इसमें गुणवाचक विशेषण जो है 2 जगह पर इस्तेमाल हुआ है, ग को पहले चुन लीजिए। भयंकर जो है वो गुणवाचक विशेषण है, धराशायी मतलब धरा पर शयन कर रहा है, तो ये क्या है, विशेषता बता रहा है ना, तो ये भी गुणवाचक विशेषण। और बीच में जो आप देख रहे हैं ना हजारों सैनिक, अब हजारों आप जान रहे हैं कि तादाद जो है वो हजारों में है, लेकिन एग्जैक्टली कितनी है वो नहीं जान रहे हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक, तो इसका ग हो जाएगा। आगे चलते हैं। पहचानना इतना भी मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा सा अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। 25वें को देखें।
वह विशेषण कौन सा है जिसके वाक्य में यदि विशेष्य लुप्त हो जाए तो वह स्वयं विशेष्य बन जाता है, मतलब इतनी उसके अंदर काबिलियत होती है। अगर संज्ञा या सर्वनाम उस पूरे वाक्य में से गायब हो जाए तो वो क्या करता है, उनकी जगह ले लेता है और अपना जो वहाँ से मोर्चा है वो थाम लेता है। तो बताइए कि वो विशेषण है कौन सा। इतनी औकात सार्वनामिक विशेषण की भी नहीं है, इतनी हैसियत अव्ययी विशेषण की भी नहीं है, विधेय विशेषण तो कहीं भी नहीं ठहरता है, तो भाग जाएगा तुरंत। ये कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है। इसकी फैमिली इतनी बड़ी है कि ये अपनी पूरी जो इनके दल बल है उसके साथ लग जाता है उस वाक्य में और पूरे वाक्य को बैलेंस कर लेता है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम की खुद जरूरत नहीं होती। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। इसमें कहा गया कि इस मोहल्ले का बजबजाता नाला नगर निगम की पोल खोल रहा है। वाक्य अच्छा है, नाले जो है वो बजबजाते ही रहते हैं कि ये म्यूनिसिपैलिटी का दोष होता है या सरकारें जो है इस पर ध्यान नहीं देती हैं। गंदगी इतनी ज़्यादा है पूरे भारतवर्ष में कि स्वच्छता का सिर्फ नारा लग रहा है, ये आप भी जानते हैं। असली जो गंदगी है उसको देखना है तो जो छोटे कस्बे और गांव है वहाँ चले जाइए, वो भी बरसात में, फिर देखिए। तो अब इसमें बताना है आपको, तो स्वच्छता रखनी चाहिए, गांधी जी का कथन था, और कोई इस पर ध्यान नहीं देता है, पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाता। सिर्फ एक मेट्रो सिटी को साफ कर देना या जहाँ बड़े बड़े नेता दौरा करने वाले हैं उस जगह को साफ कर देना, ये कोई तमगा नहीं होता है, बड़ी बात नहीं होती। अगर हिम्मत है या औकात है तो उस इलाके को साफ करके देखिए जो स्लम एरिया है या गांव गिराव के एकदम गली कूचे, ठीक, वहाँ सफाई करेंगे तो माने की सफाई है भाई। अब देखिए इसमें, इस मोहल्ले का बजबजाता नाला नगर निगम की पोल खोल रहा है। आलम ये होता है ना कि जो मोहल्ले होते हैं, गलियाँ होती हैं, उसमें नीचे सीवर लाइन बिछा देते हैं। अब वो सीवर का जो पाइप होता है वो इतना सकरा होता है कि प्लास्टिक कचरा या जो भी कुछ है उसमें जाम कर लेता है। सफाई कर्मी जो है वो बरसात में आने के लिए तैयार नहीं होते, बेचारे वो भी इंसान हैं। अब वो जाम हो जाता है तो जो ऊपर चैम्बर्स बने होते हैं वहाँ से ओवरफ्लो करने लगता है, कहीं कहीं ज़मीन धंस जाती है। बनारस में आप आए दिन सुनते हैं, और भी शहरों में। तो फिलहाल इसमें देखिए, अब यहाँ आपको विशेषण बताना है कि कौन सा है। गुणवाचक विशेषण है, मतलब गुणबोधक, वही बात है, गुण का बोध कराए यानी गुणवाचक। दोष बोधक है, अवस्था बोधक है, या सभी हैं, बताइए। तो 26 ध्यान से पहले एक बार देखिएगा और फिर बताइएगा। तो इसमें अगर आप देखें तो सभी हैं, जितने हैं ना वो सभी इसमें काम कर रहे हैं। असल में दोष बोधक और अवस्था बोधक ये गुणवाचक विशेषण के ही अंदर के प्रकार हैं, मतलब ये भी क्या होते हैं, ये गुणवाचक ही विशेषण होते हैं। अगर आप किसी का दोष बता रहे हैं तो दोष भी तो एक प्रकार का अवगुण ही है ना, तो वो गुणवाचक में ही समावेशित हो जाता है। और अवस्था बोधक मतलब वो किस अवस्था में है, तो वो अवस्था अगर आप बताएंगे तो वो भी गुणवाचक विशेषण के ही प्रकारों में शामिल हो जाएगा। तो ये तीनों ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। बजबजाता नाला, नाले की अवस्था कैसी है, वो बजबजा रहा है, और नाले का गुण कैसा है कि वो बजबजा रहा है, मतलब उसमें सड़न पैदा हो गई, तो इसमें घ वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं 27वें को देखिए। महत्तर और अधिकतर ये शब्द है ना। अब इसके लिए आपको विशेषण की कौन सी दशा यहाँ पर ढूंढनी है, ये आपको बताना है। मतलब पूछा ये गया है कि महत्तर और अधिकतर जो शब्द हैं इसमें विशेषण की कौन सी दशा के दर्शन होते हैं, कौन सी अवस्था के दर्शन होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो मूलावस्था यहाँ दिख रही है विशेषण की। आपने पढ़ा था ना पिछले वाले टेस्ट में कि मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था होती है। तो जो मूलावस्था होती है वहाँ पर तुलना नहीं होती है, जो चीज़ होती है या कारक होता है या कर्ता होता है वो अपना अकेले राजा रहता है, उसकी किसी से कंपैरिजन नहीं होता। और जो उत्तरावस्था और उत्तमावस्था होती है उनमें तुलना होती है। उत्तरावस्था में कड़ा कंपटीशन होता है और जो उत्तमावस्था होती है वहाँ सिद्ध हो जाता है कि कौन श्रेष्ठ है, इस प्रकार से। तो यहाँ आप बताएं महत्तर और अधिकतर, तर जो लगता है ना वो किसको संबोधित करता है, देखिए। और 27वें का हो जाएगा उत्तरावस्था। ये उत्तमावस्था नहीं है, अगर उत्तमावस्था होती तो हम कहते महत्तम, अधिकतम, लेकिन हमने क्या कहा, महत्तर, यानी उसकी तुलना में ये महान है, इसका महत्व ज़्यादा है, और उसकी तुलना में ये अधिक है, ऐसा उसकी तुलना में अभी ये बचा हुआ है, तो ये उत्तरावस्था है। इसके बाद आगे चले 28वें प्रश्न को देखिए। यहाँ पर एक काव्य दिया हुआ है। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, झाला राणा का कर घमंड, दे जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। ठीक, तो ये 4 पंक्तियां यहाँ दी हैं, आपको विशेष इसमें से गिनकर बताना है। इस वीर रस के काव्य में से सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा इसको लिखा गया है। उन्होंने गिनी चुनी कविताएं लिखी थी, लेकिन वो वीरांगना कवित्री कही जाती है क्योंकि जितनी कविताएं लिखी थी वो सब एक से एक है, बेजोड़ है। तो आप बताइए कि इसमें कितने विशेष्य हैं और कितने विशेषण हैं, दोनों गिनना है आपको, विशेष्य भी गिनना है और विशेषण भी गिनना है। अब बताइए, तो इसे आप देखिए, हल्दी घाटी के शिलाखंड, हल्दी घाटी क्या है, ये संज्ञा है, यानी एक विशेष्य हमें मिला। उसके बाद के जो है ये कारक है। इसके बाद लिखा हुआ है शिलाखंड, शिलाखंड भी संज्ञा है। शिलाखंड का मतलब क्या होता है, पत्थर का टुकड़ा, शिला का टुकड़ा। हालांकि ये समास विग्रह यहाँ पे करना पड़ेगा, खैर छोड़ते हैं। ये क्या है, ये संज्ञा है, अगर इसे देखा जाए तो पुल्लिंग है, तो ये 2 हमें जो है विशेष्य प्राप्त हो गए। इसके बाद ऐ दुर्ग, ऐ जो है वो यहाँ संबोधन है, ठीक है, वो अव्यय के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ऐ या ऐ कहा जाता है, आप देखते हैं ना ऐ कहीं कहीं संबोधन प्राप्त होता है। जैसे दुर्गा कवच आप पढ़ते हैं, जो महिषासुर मर्दनी स्त्रोत है, तो उसमें ऐ गिरि नंदिनी कहा जाता है।
तो ये अय या ऐ जो है ये संबोधन हो गया, ये अव्यय में आ गया, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद दुर्ग, दुर्ग क्या है, ये पुल्लिंग है और संज्ञा है, तो एक और हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ विशेष्य। अभी तक एक भी विशेषण नहीं मिला है, सब विशेष्य प्राप्त हुए हैं और टोटल हुए 3। इसके बाद सिंहगढ़, ठीक, अब सिंहगढ़ क्या है, ये एक स्थान का नाम है, तो ये यहाँ पर ये पुल्लिंग हो जाएगा, मतलब जगह का नाम है ना, तो इसको भी जोड़ देते हैं, इसमें 4 हो गया। प्रचंड, प्रचंड जो है यहाँ देखिए, तो इसमें हमने देखा कि प्रचंड जो शब्द है ये पहला विशेषण यहाँ पर जाकर मिला, ठीक। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, इसमें हल्दी घाटी, शिलाखंड, दुर्ग और सिंहगढ़ ये 4 हमें विशेष्य प्राप्त हुए अभी तक, और प्रचंड जो है ये पहला विशेषण प्राप्त हुआ। इसके बाद झाला राणा का कर घमंड, झाला जो थे ये राजस्थान के वीर योद्धा थे, राणा प्रताप ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो दोनों लोग यहाँ पर दिए हैं, तो नाम है ये, संज्ञा हो गई, मतलब दोनों यहाँ विशेष्य हैं, 2 विशेष्य यहाँ और प्राप्त हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ का कर घमंड, तो ये का और कर जो है ये यहाँ कारक और क्रिया हो गई। घमंड बताइए कि ये विशेषण है या संज्ञा, मतलब विशेष्य है, तो ये विशेष्य है, पुल्लिंग है मतलब संज्ञा है, तो इसको हम विशेष्य के तौर पे लेंगे, ये एक हो गया। इसके बाद दे जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, दे जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, तो जगह आप जो देख रहे हैं ना ये क्रिया ही है, असल में क्रिया विशेषण लोग कहेंगे, लेकिन क्रिया विशेषण हमें नहीं चाहिए, हमें शुद्ध विशेषण चाहिए, तो जगह को जाने देते हैं। हाँ, आज जो है वो भी क्रिया विशेषण है, तो वो भी छोड़ देते हैं। स्मृतियाँ ज्वलंत, स्मृतियाँ क्या है, स्मृति हो या स्मृतियाँ उसी का बहुवचन है, तो ये संज्ञा हो गया, मतलब विशेष्य हो गया। और ज्वलंत, ज्वलंत जो है ये गुणवाचक विशेषण है, जैसे प्रचंड था, तो प्रचंड और ज्वलंत यहाँ पर 2 विशेषण हमें प्राप्त हुए हैं। चलिए यहाँ 2 दिया तो है, लेकिन विशेष्यों की संख्या अच्छी खासी है, कुल मिलाकर अभी गिनेंगे तो 8 विशेष्य इसमें दिखाई देंगे। अब 8 विशेष्य और 2 विशेषण वाला युग्म इसमें कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो घ वाले को चुनने में बुद्धिमानी। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट, और अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया कि जो गठरी खोली तो उसमें कुछ न मिला, माने गठरी जो बंधी हुई दिखाई दे रही थी उसको देखकर बहुत लालच आया कि उसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन खोला तो उसमें कुछ नहीं मिला। अब आपको ये बताना है कि इसमें किस प्रकार का विशेषण, जो गठरी खोली तो उसमें कुछ न मिला, तो ये गुणवाचक विशेषण है, समुच्चय बोधक विशेषण है, क्रिया विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है, बताइए। और ये जो 29वां है इसका राइट आंसर इसमें से होगा क्या, ये क्रिया विशेषण इसमें इस्तेमाल हुआ है, गुणवाचक तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। खोलना जो है वो यहाँ पे खोली तो, ठीक है, जो और खोली तो, इस प्रकार से जब मिलता है, कुछ न मिला, तो ये सब क्रिया विशेषण में आते हैं, और क्रिया विशेषण को आमतौर पे क्रिया के साथ ही चिपका देते हैं, मूल विशेषण में गिनते नहीं है। लेकिन यहाँ चूंकि पूछा जा रहा है और ऑप्शन में दिया है, तो हम ग वाले को चुनेंगे। बाकी इसमें कोई भी विशेषण नहीं था, न समुच्चय का एहसास हो रहा है, न सर्वनाम यहाँ दिख रहा है कोई इस प्रकार का, और गुणवाचक का तो इसमें कोई नामो निशान नहीं है। इसके बाद अंतिम विशेषण वाले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि विशेष्य और विशेषण का यहाँ एक पेयर दिया हुआ है, यह का ऐसा, मतलब यह जो है वो विशेष्य है, उससे बनने वाला विशेषण ऐसा है, वह से वैसा बनेगा। तो अब आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार का विशेष्य विशेषण रूपांतरण है, मतलब इसमें कैसा रूपांतरण किया गया है, अर्थात कुल मिलाकर आपको विशेषण का प्रकार बताना है। जैसे यह जो शब्द होता है ना, इससे हमने ऐसा, यह क्या है सर्वनाम है, तो उससे हमने ऐसा जो शब्द बनाया वो विशेषण हो जाएगा। अब ये विशेषण बनाने की जो प्रक्रिया है उसको तो हमने कर लिया, लेकिन विशेषण है कौन सा ये भी तो बताना होगा। तो ये क्रिया विशेषण है, संज्ञा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या सर्वनाम विशेषण है, बताइए। तो 30वां जो है इसका राइट आंसर सर्वनाम विशेषण हो जाएगा, ठीक। सर्वनाम विशेषण या सार्वनामिक विशेषण बात एक ही है, तो यहाँ 2 घुमा फिरा कर दे दिया है, लेकिन आप एक लिंग में से चुनिए, तो सर्वनाम विशेषण। यहाँ असल में है क्या, यह शब्द जो है वो सर्वनाम है, तो आपने उससे विशेषण तैयार किया, तो सार्वनामिक विशेषण या सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ से देखिए ये तद्भव तत्सम शुरू हो गया है। इससे पहले हमने विशेषण को देखा, आसोज दिया है और आखा दिया है, आसोज है और आखा है, ये शब्द जो है ये तद्भव है, देखकर इसे आप एहसास कर सकते हैं। इसका आपको तत्सम ढूंढना है, तो यहाँ आशा और अक्षर दिया है, मतलब आसोज के लिए आशा और आखा के लिए अक्षर, आश्विन और अक्षय दिया है, आशीष और अक्षर दिया है, और सभी गलत है ऐसा दिया है। आश्विन एक महीने का नाम होता है, जिसे कि आम भाषा में कुआर कहा जाता है, कुआर कार्तिक, तो कार्तिक से पहले आता है, सावन के बाद आता है, और कार्तिक से पहले बीच में जो महीना आता है, इसमें नवरात्र जो शारदीय नवरात्र है वो पड़ता है, उसको आश्विन कहते हैं। अब बताइए, तो 31वां जो आप देख रहे हैं ना, इसका राइट आंसर इसमें से ख वाला हो जाएगा। ये आश्विन और अक्षय जो शब्द होते हैं उन्हीं का तत्सम तद्भव है, यहाँ तत्सम तो हम देख रहे हैं ना। आसोज किसको कहा जाता है, ये आश्विन महीने को ही कहा जाता है, इसी को कुआर भी बोलते हैं, और आखा जो शब्द है ये अक्षय के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। अब इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 32, प्याज, प्याज क्या है, तद्भव शब्द है, इसका आपको तत्सम ढूंढना है। तो पावेज होता है, पलांजू होता है, पलांजू होता है, पलांडू होता है या पलितम होता है, बताइए। प से सब कुछ है, और 32वें का जो राइट आंसर है वो पलांडू हो जाएगा, इसको पलांडू कहा जाता है, परतदार चीज़ है, और कुछ लोग इसमें राक्षसी भोजन के अंश देखा करते हैं। इसके बाद 33वें नंबर के प्रश्न को देखें, पक्ष में लिखा है और पारपत्र लिखा है, ये दोनों तत्सम शब्द हैं।
पक्ष और पारपत्र ये तत्सम शब्द हैं। अब इनका आपको तद्भव ढूंढना है, तो ये पलक और परिपत्र में तब्दील हो सकता है, पक्ष और परपटी बन सकता है, पलक तथा पासपोर्ट बन सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। बताइए। तो जो 33वां आप देख रहे हैं ना, इसका करेक्ट आंसर इसमें से ग वाला हो जाएगा। पक्ष में जो है वो पलक को कहा जाता है, और पार पत्र यानी पार जाने का पत्र, पार जाने का अनुमति पत्र, तो ये क्या होता है? पासपोर्ट होता है। तो इसका जो ग वाला है वो सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, जो बाकी है वो इसमें परफेक्ट नहीं बैठ रहे हैं। परिपत्र आप देखें, यहाँ देखें, परिपत्र जो है ये खुद ही तत्सम शब्द है, तो ये तद्भव में कहाँ से आ जाएगा? 34वें को देखिए, एड़ी दिया हुआ है। एड़ी एक तत्सम, मतलब एड़ी जो है वो एक तद्भव शब्द है, इसके लिए आपको तत्सम ढूंढना है। तो एड़िका होता है, पोषणी होता है, पार्षणी होता है, या परेषणी होता है? बताइए। एड़ी का आपको तत्सम शब्द ढूंढना है, और इसका पार्षणी हो जाएगा। एड़ी को पार्षणी कहा जाता है। ये लिखने का तरीका है। यहाँ प पे आ की मात्रा है, मूर्धन्य श आधा है, और अड़ पे छोटी की मात्रा, और ये उड़नपुरा है। पार्षणी इसको पढ़ा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, 35वें नंबर के प्रश्न को देखें। इसमें कहा गया कि पत्नी का तद्भव शब्द, पत्नी जो है वो एक तद्भव शब्द है, इसका आपको तत्सम बताना है। तो पुरोषी होता है, कलत्र होता है, पुरंधरी होता है, या अर्धांगिनी होता है? तो देखें आप, इसमें जितना भी है ना वो पत्नी का पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी है, लेकिन आपको ढूंढना है तत्सम, न कि समानार्थी। तो 35वें को अगर आप देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरंधरी। पुरंधरी जो शब्द है ये संस्कृत मूल से निकला हुआ है। इसी का जो बिगड़ते बिगड़ते रूप हम देख रहे हैं वो है पत्नी। इसके बाद आगे चलते हैं, बाकी जितने हैं वो भी पत्नी के ही पर्यायवाची। 36वें को देखिए, समर्पण। समर्पण क्या है? एक अर्ध तत्सम शब्द है, ये पूर्ण तत्सम नहीं है। तो इसका पूर्ण तत्सम जो शब्द है वो क्या होगा? प्रणिपात होगा, प्रणिधाय होगा, प्रणिधान होगा, या सभी होंगे? अर्ध तत्सम शब्द भी होते हैं जो कि अभी तद्भव बनने की प्रक्रिया में रहते हैं, अभी बन रहे होते हैं पूरी तरह से, न तो वो तद्भव ही होते हैं न तत्सम ही होते हैं, बीच की खिचड़ी होते हैं। तो समर्पण कुछ उसी प्रकार का शब्द है। अब इसमें 36वें को अगर आप देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणिधान। प्रणिधान मूल शब्द है, उसको बिगाड़ते बिगाड़ते इतना ज़्यादा रूपांतरित कर दिया गया है कि वो पहचान में ही नहीं आ रहा है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रणिपात का मतलब साष्टांग होता है, मतलब आप लेट कर प्रणाम कर रहे हैं जमीन पर, किसी के चरणों में अपना सिर रख रहे हैं, तो उसको प्रणिपात कहते हैं। गाँव में कहते हैं पाए लागू, तो वही बात। और प्रणिधाय का भी मतलब वही होता है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 37वें को, अंगोछा, अंग प्रोछा, इसको आपने पढ़ा होगा तत्सम के तौर पे। तो ये सब प्रामाणिक तो है, आयोग भी इन्हें प्रमाणित कर चुका है, लेकिन इनकी उत्पत्ति जिस मूल तत्सम शब्द से हुई है वो तत्सम शब्द कौन सा है? अब आपको जानकर खुशी होगी कि अंग प्रोछा जो है ना, ये भी बीच की अवस्था का शब्द है। ये मूल रूप से तत्सम नहीं है, लेकिन आयोग में इसे माना गया है। तो अगर ये विकल्प में रहेगा और कोई जो यहाँ दिया गया ऑप्शन है वो नहीं रहेगा, तो आप तो चुन लीजिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए इसमें से कोई एक दिया है, तो आपको फिर उसमें से चुनना पड़ेगा। जैसे गात्र आवरण, गात्र मतलब क्या होता है? शरीर, गात कहते हैं ना, तो गात का मतलब शरीर होता है। गात्र मार्जनी, गर्मछा, और कोई नहीं, तो गर्मछा कोई शब्द नहीं है, गमछा होता है, और गमछा भी ये तद्भव शब्द है, आप जानते हैं। हमें चाहिए तत्सम, वो भी मूल अवस्था का, तो ये गात्र मार्जनी होता है। जो अंग प्रोछा आप पढ़ते हैं ना, अंग को पोंछने वाला ये शब्द है इसका, तो इसका हो जाएगा गात्र मार्जनी, मतलब गात को मांजने वाला, उसे रगड़ने वाला, तो ख वाला है इसका। इसके बाद आगे चलते हैं, 38वें को देखें, हसंती और अंगार शक्ति, ये दो शब्द आप देख रहे हैं ना, हसंती है और अंगार शक्ति है। अब इसके लिए आपको तत्सम तलाशना है, तो जरा बताइए, ये माफ कीजिएगा, ये दोनों तत्सम शब्द हैं, इनके लिए आपको तद्भव की खोज करनी है, या जो आम बोलचाल के शब्द हैं वो इस्तेमाल करने। हसंती और अंगार शक्ति जो शब्द है, ये अंगीठी के लिए इस्तेमाल होता है, अंगारक के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, या कोई भी इसमें यूज नहीं होता है। तो जो 38वां आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा अंगीठी। ये अंगीठी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको अग्निष्ठिका भी कहा जाता है, अंगिष्ठिका भी कहा जाता है, अंगार शक्ति भी कहा जाता है, और हसंती भी कहा जाता है। इसमें से जो आपको मिले वहाँ ऑप्शन में वो चुन लीजिएगा। हसंती भी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अचार। खाने में अच्छा लगता है, आम का अचार, मिर्चे का अचार, कटहल का अचार, और न जाने कितने अचार। तो ये एक देशज शब्द है, ठीक है। देशज होने के साथ साथ ये तद्भव भी है। इसका तत्सम रूप क्या होगा? आरचार होगा, अनुस्वादु होगा, संधितम होगा, या आश्चार होगा? देखिए यहाँ अच्छे अच्छे टके के शब्द दिए हुए हैं। तो 39वें का इसमें अगर आप देखिए तो संधितम हो जाएगा, ठीक है। संधितम इसको कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को इसमें मिक्स करके तैयार किया जाता है। आरचार ये अर्ध तत्सम कहा जा सकता है। अनुस्वादु यहाँ पर कोई इस्तेमाल होने वाला शब्द नहीं है। आश्चार भी नहीं होता है, हर जगह आप मूर्धन्य श लगाकर तत्सम नहीं बना सकते, ये विद्या हर जगह काम नहीं करती है। तो इसका हो जाएगा संधितम। इसके बाद नेक्स्ट 40वां और अंतिम जो तद्भव तत्सम का प्रश्न है, चिटकनी, सिटकनी, सांकल, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो इसका शुद्ध तत्सम क्या है? सांकल जो है वो अर्ध तत्सम है। श्रृंखला इसको कहा जाता है। संशोष, यहाँ आप देखें संशोकिशा कहा जाता है, थोड़ा सा अटपटा शब्द है। अर्गला कहा जाता है, कुंडिन कहा जाता है।
तो गाँव में कहते हैं कुंडी लगा दिया, तो ठीक है कुंडी, लेकिन यहाँ कुंडिन कोई उससे जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। इसमें से हो जाएगा ग वाला। अर्गला इसको कहा जाता है। ये देखिए अर्गला, अर्गला जो शब्द है ना ये चिटकनी या सांकल के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ से जो 41वां प्रश्न है वो शुरू होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द हम लोग देखने वाले हैं। तो शरीर में होने वाला ऐसा घाव जो कि विषाक्त हो गया हो, मतलब उसमें सेप्टिक पॉइजन जो है वो फैल गया हो, तो ऐसे मतलब ये जो घाव होता है इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? ये आस्य मग होगा या फिर व्रण होगा या चाटैल होगा या सभी होंगे? इसमें देख कर बताइए। शरीर में होने वाला ऐसा घाव जो कि विषाक्त हो गया है, उसके लिए कौन सा शब्द आप यूज करिएगा? तो 41वां जो आप देख रहे हैं ना, इसका हो जाएगा घ वाला, सभी। मतलब आस्य मग भी उसको कहा जाता है, इसके अलावा व्रण भी कहा जाता है, चाटैल भी कहा जाता है, ये जितने हैं वो सभी इसमें आते हैं। इसके बाद 42वें को देखिए, भ्रम के कारण उत्पन्न धारणा। भ्रम के कारण उत्पन्न धारणा, इसके लिए ये वाक्य दिया है, इसके लिए आपको शब्द ढूंढना है। तो आंतर प्रपंच होगा, अंतर भ्रामरी होगा, बुद्धि भ्रष्ट होगा या सभी होगा? भ्रम की वजह से हम लोग पूर्वाग्रह पाल लेते हैं, कोई पहले से ही पूर्व धारणा बना लेते हैं, तो उसको कहेंगे क्या? तो 42वें में भी वही हाल है। 42वें में अगर आप देखें तो जितने शब्द हैं वो मिलते जुलते दिख तो रहे हैं, लेकिन आंतर प्रपंच इसको कहा जाता है। आंतर भ्रामरी नहीं कहते। अंतर भ्रामरी का मतलब ये होता है ना कि भ्रम में आप हैं लेकिन कोई धारणा नहीं बनाई है, और आपने धारणा बना ली है और उसके हिसाब से आपने काम करना शुरू कर दिया है। और भ्रम में जब मनुष्य होता है तो उसके अंदर से प्रपंच ही निकलता है, तो आंतर प्रपंच इसका होता है। ठीक। बुद्धि भ्रष्ट मतलब तब तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है, मतलब बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, तो प्रपंच होगा कहाँ से? इसका क वाला है। कुल मिलाकर मिलते जुलते शब्दों में सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके बाद 43वें नंबर के प्रश्न को देखिए, हथेली में तर्जनी और अंगूठे के बीच का स्थान। अब हथेली आप बनाकर समझ सकते हैं, ये अंगूठा हो गया, यहाँ ये आपने तर्जनी बना ली, मध्यमा हो गया, ये अनामिका हो गया, ये कानी हो गई, मतलब कनिष्ठिका हो गई। अब यहाँ देखिए ये जो तर्जनी अंगुली है इसको तर्जनी कहा जाता है, ये हो गया अंगूठा। इसके बीच में जो ये वाली जगह इसको क्या कहा जाता है? ये बीच में मुलायम जगह होती है, इसको क्या बोलते हैं? पोर बोलते हैं। तो पोर तो अंगुलियों में बने होते हैं, वो होने से रहा। मध्यक बोलते हैं, बीच में है भाई, मध्यक हो सकता है। आंट बोलते हैं या ओट बोलते हैं, तो ओट का मतलब तो आड़ होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक, मध्यक नहीं हो सकता, माफ कीजिएगा, पोर नहीं हो सकता और ओट नहीं हो सकता। अब या तो मध्यक होगा या आंट होगा, बताइए। तो जो 43वां है ना, इसका करेक्ट आंसर इसमें से आंट हो जाएगा, ये वाला। ये वो अंग्रेजी वाली आंट नहीं है, ये असल में आंट है। बीच वाली जो जगह होती है उसको कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, विविध खगोलीय पिंडों का एक परिवार जिसमें कि अनेकों सौर मंडल होते हैं। ब्रह्मांड अनंत है, उसके अंदर अनंत चीजें हैं, अभी तक बहुत कम खोजा गया है और बहुत कुछ जानने के लिए बचा है। ठीक, तो ये पहले जानते थे लोग कि बस यही सीमित दायरा है, सूर्य है, पृथ्वी है। उसके बाद ये पता लगा कि बाहर और भी परिवार ऐसे रहते हैं, मतलब बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। तो वही पूछा जा रहा है यहाँ। कुल मिलाकर आकाश गंगा शब्द का आपको पर्यायवाची तलाशना है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द में पर्यायवाची घुसा हुआ है, मतलब बहुत सारे सौर मंडल जब मिल जाते हैं, एक साथ आसपास रहते हैं और पूरा एक पुंज तैयार हो जाता है, तो उसको आकाशगंगा कहते हैं, गैलेक्सी। अब यहाँ गैलेक्सी का पर्यायवाची देखिए, मंदाकिनी होगा, वियद गंगा होगा, सुदीर्घिका होगा या सभी होगा? तो ये सभी होंगे। ये सब जो है ये जो आकाश गंगा होती है या गैलेक्सी होती है, मंदाकिनी आप कहते हैं, उसके समानार्थी, तो घ वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मुख्य शत्रु के पीछे रहकर सहायता करने वाला शत्रु। मतलब दुश्मन तो ही है सामने, लेकिन उसके पीछे एक और नालायक है जो कि उस दुश्मन की सहायता कर रहा है। मतलब वो भी दुश्मन है लेकिन पीछे है, सामने नहीं है। उसको क्या कहते हैं? उसको शत्रुभेदी कहते हैं, प्रच्छन्न रिपु कहते हैं, आक्रंद कहते हैं, या कोई नहीं होता है, बताइए। तो इसमें आक्रंद हो जाएगा। प्रच्छन्न रिपु नहीं कह सकते। प्रच्छन्न रिपु का मतलब छिपा हुआ दुश्मन हो जाएगा, तो ये छिपा नहीं है, पीछे से सहयोग दे रहा है। और शत्रुभेदी मतलब शत्रु का भेद लेने वाला। और इसमें और सब जो शब्द हैं वो बेकार है, आक्रंद इसका जो हो जाएगा परफेक्ट। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ऐसी प्रौढ़ा स्त्री जो कि मनसा वाचा कर्मणा, मतलब मन से, वाणी से और अपने काम से अपने प्रियतम को लुभाने का प्रयास करे। वो प्रौढ़ अवस्था में है, मतलब उसकी जो उम्र विवाह की है वो बीत चुकी है। युवा अवस्था में विवाह होता है आमतौर पे, ये पुरानी परंपरा है। और अब उसकी जो प्रौढ़ावस्था है वो आ गई है। तो इस अवस्था में आदमी जो है वो थोड़ा सा प्रेम के मामले में जल्दबाज हो जाता है। मतलब उसको कहीं भी मिला तो उसको जी जान से पकड़ लेना चाहता है और छोड़ना नहीं चाहता है, मोह जागृत हो जाता है, वो बेफिक्री नहीं रह जाती है जो जवानी में रहती है। तो ये प्रौढ़ा स्त्री क्या कर रही है? ये अपने प्रियतम को हर हाल में, हर एक्शन लेकर लुभाने का प्रयास कर रही है। तो ऐसी महिला को क्या कहेंगे, बताइए। इसे उद्गत यौवन, यहाँ देखिए उद्गत यौना लिखा हुआ है, तो उद्गत यौना कहेंगे, मतलब जिसका कि यौवन जा चुका है, या विगत यौवना कहेंगे, या आक्रमिता नायिका कहेंगे, या प्रोषित नायिका कहेंगे। ऐसे शब्द आयोग देता है, प्रोषित पतिका और न जाने कौन कौन से ऐसे अतिका पतिका वाले शब्द आते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो 46, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा
ग वाला आक्रमिता नायिका, वो बड़ी ही आक्रामक हो जाती है अपने प्रियतम यानी जो उनका लवर होता है, प्रेमी होता है, उसको लेकर वो बड़ी प्रोटेक्टिव होती हैं और कोई भी लगता है कि छीनने वाला है तो एकदम से भड़क जाती हैं, हमला बोल देती हैं, तो उसको कहते हैं आक्रमिता नायिका। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। उद्गत यौना का मतलब यह है कि उसका यौवन जा चुका है। विगत यौना का भी वही तात्पर्य है, यौवन जो है वो बीत चुका है। और प्रोषित नायिका का मतलब आप प्रोषित पति का, प्रोषित नायिका, इस तरह के शब्द पढ़ते हैं। इसके बाद आप 47 में चलते हैं। जो जानते हैं उसको फिर से जानने की आवश्यकता नहीं है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, जो नहीं जानते हैं उसको सीखिए। देखिए 47, आक्षिकी या आक्षकी मतलब ये शब्द है, इसका उचित अर्थ क्या है। अब यहाँ शब्द दे दिया है, वाक्य आपको तलाशना है। तो किसी गोलाकार गतिमान वस्तु की जो धुरी होती है उसको कहा जाता है। नेत्र पटल का जो कोने वाला हिस्सा होता है उसको कहा जाता है, मतलब ये आंखें हैं तो यहाँ जो कोर होता है उसको कहते हैं। या बहेड़े के बीज से जो तैयार होने वाली शराब होती है उसको कहा जाता है। बहेड़ा एक प्रकार की औषधि युक्त वनस्पति होती है, विभीतिका इसको कहा जाता है। तो इसका जो बीज होता है ना, उससे दारू तैयार होती है तो उसको बोलते हैं। या ऊर्ध्वाधर गतिमान उपग्रह की जो गति होती है उसको कहा जाता है। तो 47 का राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा? ये बहेड़े के बीज से तैयार होने वाली शराब है। यहाँ इतना खगोल विज्ञान आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी। बहेड़े के बीज को पीस करके उसका फर्मेंटेशन करवाया जाता है, किण्वन करवाया जाता है, तो उसकी दारू तैयार हो जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 48, इसमें कहा गया कि न्यायिक, ये शब्द है। अब इसका अर्थ क्या होता है ये यहाँ दे रखा है। मतलब न्यायिक एक शब्द है, उसके लिए वाक्य क्या है? न्याय दर्शन का अनुयायी। जो दर्शन हमारे भारतवर्ष में है उसमें से न्याय दर्शन जो है, षट दर्शनों में से, उसका अनुकरण करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको न्यायिक कहते हैं। ठीक है, अब न्यायिक का आपको समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो जरा देखिए, आक्षपाद होगा, न्याय नैपुणिक होगा, न्याय धाशिती होगा या अनुयायी होगा, बताइए। तो 48 का हो जाएगा आक्षपाद। ठीक है, आक्षपाद भी कहा जाता है, न्यायिक भी कहा जाता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है कि न्याय दर्शन का वो फॉलोअर। इसके बाद 49 को देखिए, आख्ता। अब आख्ता का आपको उचित अर्थ ढूंढना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अनाज चालने या छानने की जो छलनी होती है, चलनी होती है, उसमें रखकर आखा जाता है। गेहूं है, धान है या जो भी कुछ सरसों वगैरह है, उसके कंकड़ वगैरह बाहर निकल आते हैं और वो शुद्ध हो जाता है, तो वो वाली चीज़ है। या अक्षरों का बेमेल समूह है, मतलब अक्षर है लेकिन अस्त व्यस्त है, उसको कहेंगे आख्ता। या घोड़ों के बंध्याकरण की प्रणाली है, मतलब उनकी नसबंदी की जाती है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है। या रंगा हुआ जो चावल होता है जिसको कि आप अक्षत कहते हैं, रंगा हुआ होता है प्लस उसमें खंडित नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको अक्षत कहा जाता है, जो कि छत ना हो। ठीक है, जो कि शुभ कार्य में इस्तेमाल होता है, उसके लिए आख्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, बताइए। तो वो तो आखत होता है, अक्षत जो है वो तत्सम है, उसी का जो तद्भव है वो आखत होता है, तो उसको तो जाने देते हैं। बचा 3, अब उसमें से बताइए। तो 49 का हो जाएगा घोड़ों के बंध्याकरण की प्रणाली। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बाकी किसी पशु का नहीं, घोड़ों की अगर नसबंदी करते हैं तो उसको कहेंगे आख्ता। इसके बाद आगे चलते हैं, 50वें नंबर के प्रश्न को देखिए। आजगव, ये आजगव जो शब्द है इसके लिए आपको वाक्य तलाशना है। यहाँ वाक्य दे दिया है, माफ कीजिएगा शब्द दे दिया है और वाक्यांश आपको तलाशना है। तो आग्रह करने योग्य जो प्रशंसा होती है, माफ कीजिएगा आग्रह करने योग्य जो प्रसंग होता है, मतलब घटना होती है, उसको आजगव कहते हैं। या राज दरबार के महादंड नायक का जो अनुचर होता है उसको कहा जाता है। महादंड नायक का मतलब समझ रहे हैं, जो न्याय करता होता है दरबारों में, जो न्याय करता है या काजी की हैसियत वाला व्यक्ति होता है, उसके साथ जो पिछलग्गू होते हैं उनको आजगव कहा जाता है। या महादेव के धनुष को कहा जाता है, या कोई नहीं होता इसमें से, ये भी हो सकता है। तो महादेव के धनुष को कहा जाता है। महादेव के धनुष का कई सारा नाम है, पिनाक उसको कहा जाता है और शंभुधनु भी कहा जाता है, इसके अलावा आजगव भी कहा जाता है। तो ये पिनाकी के ही पर्यायवाची, तो इसका ग वाला हो जाएगा, इसे हमने देखा। इसके बाद 51 से अब पर्यायवाची ही शुरू हो रहा है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है आजमूद, अवेक्षित, अनुभूत, इनका पर्यायवाची शब्द आपको तलाशना है। तीनों शब्द समानार्थी हैं, एक अर्थ रखते हैं, इसका आपको पर्याय तलाशना है। तो परीक्षित हो सकता है, आकलित हो सकता है, आजमाया हो सकता है, सभी हो सकता है, सभी इसमें सत्य हो सकते हैं, बताइए। तो 51 इसमें अगर आप देखें तो घ वाला ही इसका उचित है, सभी सत्य हैं इसमें। इन सब का मतलब क्या होता है? आजमूद, अवेक्षित, अनुभूत, परीक्षित, आकलित, आजमाया, मतलब इसका परीक्षण किया जा चुका है और ये प्रमाणित किया जा चुका है कि ये एकदम परफेक्ट, तो उसको कहेंगे परीक्षित। ठीक है, तो इसका सभी सही। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इतने सारे परीक्षित के आपने पर्यायवाची देखे। 52वें को देखिए, आर्जव, ये शब्द है ना, अब इसके लिए आपको पर्याय तलाशना है। तो समष्ट लोकांचन, माफ कीजिएगा समलोष्ट कांचन, ये शब्द है, ध्यान से देखिएगा, समलोष्ट कांचन, भद्र, क्षेत्र मार्जव या सभी। आर्जव का आपको पर्याय यानी उसका समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो 52वां जो है ना, इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। आर्जव का अर्थ होता है अच्छे व्यक्तित्व वाला या भद्र, जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है। तो समलोष्ट कांचन भी उन्हीं को कहा जाता है, क्षेत्र मार्जव भी कहा जाता है, जो क्षेत्र के मानिंद है, और सभी इसमें सत्य हो जाएंगे। ठीक, तो घ वाले को हमने चुन लिया। इसके बाद 53 को देखें, ब्योड़ा,
और किल्ली, अच्छे शब्द है ना, ब्योड़ा और किल्ली, इनका पर्याय आपको तलाशना है। तो ये अवरोध के पर्यायवाची हैं, रुकावट के पर्यायवाची हैं, या अर्गला के पर्यायवाची हैं, या सभी के पर्यायवाची। तो इसे अगर देखा जाए और थोड़ी सी बुद्धि लगाकर सोचा जाए तो ब्योड़ा और किल्ली जो है ना, ये रुकावट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, रोकने के लिए। तो इसमें सभी हो जाएगा। अवरोध का मतलब खुद ही रुकावट होता है, तो ये दोनों तो आपस में मिलते जुलते हैं। अर्गला का मतलब पीछे आपने देखा सिटकिनी, तो वो दरवाजे में क्यों बंद की जाती है? दरवाजे को रोकने के लिए ही तो, ताकि कोई बाहर से खोल ना सके। ठीक, तो वो भी रुकावट हो गई, उसका शाब्दिक अर्थ रुकावट ही होता है। तो यहाँ घ वाला हो जाएगा। इसके बाद 54 को देख लेते हैं। यहाँ पर है मौजूद एकाएक, सहसा, अपने आप, इन सभी का समानार्थी आपको तलाशना है। तो बेसाख्ता होगा, बेआफ्ता होगा, आत्क्रमी होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा? बताइए। एकाएक, सहसा, अपने आप, खुद ही, ऐसे आप पढ़ते हैं ना, तो इसका क्या हो जाएगा? और इसका अगर आप देखें तो बेसाख्ता हो जाएगा। बेसाख्ता मतलब अपने आप हो गया, उसको मैंने नहीं किया। बेआफ्ता का दूसरा मतलब होगा, और यहाँ आत्क्रमी का भी वही तात्पर्य है। तो इसमें से कोई भी जो और है वो सत्य नहीं होंगे, क वाला हो जाएगा। इसके बाद 55वें को देखिए, तुलसी का पर्यायवाची आपको ढूंढना है। तुलसी का पौधा औषधीय और धार्मिक महत्व रखता है। तो ये वृंदा, तीव्रा, भारवी या सभी, इसमें से कौन सा होगा? 55वां आप देख रहे हैं, इसमें घ हो जाएगा। सभी जितने हैं वो सभी। वृंदा तो कहा ही जाता है, तीव्रा भी कहा जाता है, भारवी भी कहा जाता है, ये सब तुलसी के ही। हरिप्रिया भी कहा जाता है, लक्ष्मी जी का भी है और तुलसी का भी है, दोनों का है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 56, आगार शब्द मंडली का पर्याय है। आगार जो शब्द है ना, ये मंडली का पर्याय है, ये कहने का तात्पर्य है। मंडली मतलब एक समूह, झुंड आप कह सकते हैं। तो इसके अन्य समानार्थी आपको इसमें से तलाशने हैं। यहाँ इजलास लिखा हुआ है, वेड़ी लिखा हुआ है, बज्म लिखा हुआ है और सभी। बताइए इसमें से आगार जो शब्द है ना, खल मंडली बसहु दिन राती, तो मंडली मतलब झुंड होता है, जैसे एक जमात जिसको कहते हैं, वो चीज़। अब इसमें मंडली का आपको पर्यायवाची तलाशना है। इजलास होगा, वेड़ी होगा, बज्म होगा, जल्दी से बताइए। और इसका 56 का हो जाएगा घ वाला। सभी ये जितने भी है ना, ये मजलिस, महफिल या जो झुंड होता है, समूह होता है, उसी के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद 57 को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है? मतलब तीन जो है उनका समान अर्थ है, एक दूसरे के समानार्थी है, कोई एक उसमें से अलग है, वो कौन सा है? तो पीतसार, कैटर्य, पुयारी और तेलापी, ये दिए हुए हैं ना 57, इसमें से होगा क्या? तो जो तेलापी लिखा है ना, वो इसमें से ऑड है, बाकी जितने हैं वो इवन है। तो इसे जरा ध्यान से देखिए, इसमें तेलापी वाला जो है वो ऑड है। कैसे ऑड हुआ? देखिए, पीतसार, कैटर्य और पुयारी, ये तीन जो यहाँ संबोधन आप देख रहे हैं ना, ये नीम को कहा जाता है, लेकिन तेलापी कहा जाता है सरसों को। ठीक, तो ये इसमें से ऑड हो जाएगा। ये तीनों नीम के पर्यायवाची। इसके बाद 58वें को देख लेते हैं। कूष्मांड, कोहड़ा का जो तत्सम होता है वो कूष्मांड होता है। तो इसके लिए आपको पर्याय ढूंढना है। तुम्मुक कहा जाता है इसे, झिंगाक कहा जाता है, नाग पुष्पक कहा जाता है, क्योंकि इसके जो पुष्प होते हैं उनमें सर्प अपना निवास स्थान बना लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो इसमें से कौन सा होगा? और ये सभी हो जाएंगे, इसका घ वाला हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 59वें को देखिए, काग भगोड़ा। तो काग भगोड़ा का मतलब क्या होता है? कौओं को भगाने वाला, और इसलिए इसमें ऊड़ भी उसका सही होगा, ढूहा भी सही होगा और बिजुका भी सही होगा, जो स्केयर क्रो होता है, आप खेतों के बीच में देखते हैं। ठीक है, तो घ वाला सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। नौकरी शब्द का उचित पर्याय आपको तलाशना है। तो यहाँ दिया है जद, वृत्ति, मनुष्यकार, सभी। तो जद भी कहा जाता है, जद का मतलब होता है किसी के अधीन रहकर काम करना। तो नौकरी में यही होता है, कोई एक बड़ा बॉस होता है, उसके अधीन आप काम करते हैं। वृत्ति का भी वही तात्पर्य है। मनुष्यकार यानी मनुष्य का जो कर्म है, अर्थात किसी न किसी की नौकरी तो करेगा ही। तो इसमें घ वाला हो जाएगा, सभी। तो यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है, और ऐसे ही कई सारे मॉक टेस्ट जो हैं वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। इसमें इतना है।